बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कड़वा सच देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने को बहुत ज्यादा न्यूज हैं। कल मेरी बहुत ही अहम तरीन मुलाकातें अहम तरीन जगहों पे हुई हैं। इसकी क्या डिटेल है वे भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं और इसके अलावा भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। कल एक इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले को चैलेंज किया गया है, उसकी जो ऑथेंटिक डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। कल मैंने अपने व्लॉग में इंजीनियर साहब की लीगल टीम की तरफ से जो भी एक मूव हुई है उसके बारे में एक खबर शेयर की जाए। आज उसकी मैं डिटेल आपसे के साथ शेयर करूंगा मुकम्मल। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे नए चैनल कड़वा सच को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मजीद ये कि आप इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, हर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इसको शेयर करें ताकि इसकी आवाज जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये नया चैनल है। अभी लोगों को इसमें सर्च करने में इश्यूज आ रहे हैं और फिर वो मुझे पर्सनल में मैसेज करके कहते हैं कि हमें लिंक शेयर करें फौरी तौर पे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स को, इंजीनियर साहब के तमाम स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। मैं इसकी डिटेल बाद में इंशाल्लाह शेयर करूंगा। मैं इशारतन आपको बता रहा हूं, अगर आप इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं, अगर आप इंजीनियर साहब के साथ हमदर्दी रखते हैं, अगर आप इंजीनियर साहब के बारे में फिक्रमंद हैं या उनके बारे में लेटेस्ट न्यूज जो है वो सुनना चाहते हैं, तो फिर आपको इस चैनल को फौरी तौर पे ना सिर्फ खुद सब्सक्राइब करना चाहिए बाकी तमाम लोगों को भी इसमें हेल्प करनी चाहिए। इसकी आवाज लोगों तक पहुंचानी चाहिए। इससे ज्यादा डिटेल फिलहाल मैं शेयर नहीं कर सकता। आगे जाके इंशाल्लाह मैं इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। अब आज के मौजू की तरफ आते हैं। सबसे पहले कल जो मैंने व्लॉग किया है उसके अंदर मैंने एक न्यूज शेयर की थी कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने जो गैर कानूनी गैर आईनी फैसला दिया उसके ऊपर इंजीनियर साहब की लीगल टीम इसको जो है एक लीगल नोटिस कम व्हाइट पेपर इशू किया है और उसमें उसकी काफी डिटेल्स हैं और मैं कुछ डिटेल्स शेयर की थी। बाकी मैं थोड़ी सी डिटेल उसकी शेयर करूंगा, वो आपके सामने स्क्रीन पे मैं शेयर करता हूँ, आप देख लें। और कुछ मैं उसमें से बातें भी आपको शेयर कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और फिर अगली जो खबर है आज की इंतहाई अहम खबर है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आर्टिकल 229 में बताया गया है कि ये दायरा कार है क्या, आइन ने इसको क्या दायरा कार इसका दिया है। अगली मेरा जो टॉपिक है उसमें भी इंतहाई अहम पॉइंट यही है। 230 में इसके फंक्शंस हैं, किसने काम क्या क्या करना है, सारा मामला यही हल हो जाता है। आइन के आर्टिकल 229 और आर्टिकल 230 को अगर पढ़ लें तो ये सारा कजिया ही हल हो जाता है। इन्होंने जो किया वो किस तरीके से गैर कानूनी और गैर आईनी है, जैसे मैं बार बार कहता रहा हूं। और अगले मेरे टॉपिक में और बात और वाज़ेह हो जाएगी। उसके बाद ये आप देख लें और फिर इसमें जो रेफरेंसेस में कल मैंने बता दिया था, केस लॉज जो दिए गए हैं वो उसमें PLD 2015 SC 275 है और इसमें ये दिया भी हुआ है द सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म दैट काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी इज एन एडवाइजरी बॉडी whose opinion are recommendatory and non-binding। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। The court criticized the council for failing in its core mandate, particularly its failure to compile and clarify injunctions of Islam since 1973। ये इसमें क्लियरली बताया कि ये पहले भी इस तरह के मामला करते रहे हैं। ये अपनी डोमेन से बाहर निकल के, अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकल के इनको मामला करने की इस तरह के, वैसे पहले भी इस तरह के इनके मामला ऐसे ही हैं। तो फिर कोर्ट टाइम टू टाइम इनको रिमाइंड भी करवाती हैं कि भाई आपका दायरा कार क्या है, उसके अंदर रहें, उसके अंदर रह के खेलें। फिर दूसरी भी है इसके अंदर केस लॉ है। फिर बाकी सारी डिटेल्स ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको इजीली आप देख सकते हैं। इसमें सारे मामलात हैं। फिर इनकी लीगल टीम की तरफ से जो इसमें चीजें हैं वो भी डाली गई हैं और फिर एंड में उन लीगल टीम की तरफ से ये जो उनके सिग्नेचर वगैरह इसके अंदर हैं। एक तो ये मामला हो गया। अब असल इशू जो आज का बड़ा इशू है वो उसकी तरफ आते हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के गैर कानूनी गैर आईनी फैसले को, सो कॉल्ड फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और चैलेंज करने वाली लीगल टीम नहीं है इंजीनियर साहब की, बल्कि इसको चैलेंज एक और इंडिपेंडेंट वकील जो है, बहुत सीनियर मोस्ट लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, जनाब असलम खाकी साहब, उन्होंने इसको चैलेंज किया है। बहुत ही कॉम्पिटेंट और बहुत प्रोमिनेंट लॉयर हैं और शरिया लॉ के माहिर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने इसको चैलेंज किया है और ये फिकी मशीर वफाकी शरई अदालत हैं। इसके अलावा 50 ऑलमोस्ट निसफ सदी हो गई है इनको, 50 साल से शरीयत
शरीयत यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा रहे हैं। शरीयत को ये इन्होंने पढ़ा हुआ है इन डिटेल, इनकी रिसर्च है, इनकी स्टडी है। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस सो कॉल्ड फैसले को चैलेंज किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी ये रिट पिटीशन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज किए गए हैं। और ये जो रिट पिटीशन है ये हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास ये फिक्स हुई है, और उन्होंने भी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, बेसिक कोर्ट क्वेश्चन रेज किए हैं। नंबर 1, पहला, आप जो है इसमें एग्रीव्ड पार्टी कैसे हैं, इसका पहले कोर्ट को सेटिस्फैक्टरी आंसर करें। तो इस पे उन्होंने बिल्कुल आंसर किया, कोर्ट को सेटिस्फाई किया कि वो एग्रीव्ड पार्टी हैं। इसमें कही गई जितनी बातें हैं वो मैं अपने मेरे पिछले सारे व्लॉग्स उठा के देख लें, उनमें सब में ये सब बातें मैं पॉइंट रेज कर चुका हूँ। जो इंजीनियर साहब के ओपोनेंट हैं वो इसमें मुख्तलिफ हवालों से क्रिटिसाइज भी करते रहे कि ये आप क्या कह रहे हैं, आपको तो कानून का नहीं पता, आपको तो आइन का नहीं पता। चलें, मुझे तो कानून का पता है या नहीं है इसको छोड़ दें। आप एक सीनियर मोस्ट जो हमारे कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट कानूनदान, और पर्टिकुलरली उनका एरिया भी यही है, एरिया ऑफ प्रैक्टिस भी ये है, उनकी जो एक्सपर्टीज है इसी फील्ड में है, इसी से कंसर्निंग है। और उन्होंने इसके ऊपर वो सारे क्वेश्चन रेज किए हैं, सारे पॉइंट्स रेज किए हैं जो मैं ऑलरेडी रेज कर चुका हूं, और मैं उसमें वो सारी रेपिटेशन नहीं कर सकता। और लेकिन एक चीज मैं उसमें सिर्फ अपनी क्लिप में से शेयर करूंगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। वो उन्होंने जो लोकस स्टैंड आई, या उन्होंने कैसे आप एग्रीव्ड पार्टी आप कैसे हैं, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन था कोर्ट का, इसको उन्होंने आंसर किया। और वो वही आंसर है जो मैं अपनी एक वीडियो में कह चुका हूँ। जरा वो सुन लें, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या कहा। मैं यहाँ ये भी वजाहत कर देना चाहता हूँ, ये मैं इंजीनियर साहब का मुकदमा हरगिज नहीं लड़ रहा, ये मैं अपना मुकदमा लड़ रहा हूँ, ये मैं आपका मुकदमा लड़ रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह वक्त आने पे ये सारी बातें रिवील करूंगा। आपने सुन लिया, मैंने ये बताया था कि मैं इंजीनियर का मुकदमा नहीं लड़ रहा, ये मेरा मुकदमा है, ये आपका मुकदमा है। अगर इस आग को ना रोका गया तो ये आग हर घर में पहुंचेगी। और यही बात जनाब इंतहाई मोहतरम मकाम असलम खाकी साहब ने कोर्ट को बताई, और कोर्ट को सेटिस्फाई इस बात पे किया कि वो भी एग्रीव्ड पार्टीज, ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। अब इसके अंदर पॉइंट क्या रेज किया गया, बाकी मैं मामले पे बाद में आता हूँ। इसमें जो सबसे पहली बात उन्होंने इसके अंदर रेज किया है, इन्होंने इसमें पार्टी किसको बनाया, फ्रीक किसको बनाया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल को इन्होंने फ्रीक बनाया है, फिर FIA को फ्रीक बनाया है, और NCCIA को इसके अंदर फ्रीक बनाया, जो FIA का ही आगे ज़ैली अदारा है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उन्होंने बताया है, पहले इसमें जो पॉइंट्स रेज किए हैं उनमें एक ये है, NCCIA का इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पास जाना ही गलत है, बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आईनी है, क्योंकि उन्होंने उसके बाद इसमें इसके बताया आर्टिकल 229 जो है आइन का, वो उन्होंने इसके अंदर मेंशन किया है, वही जो मैं अपने पहले व्लॉग्स में बता चुका हूँ। आप मेरे पुराने चैनल कानून की नगरी पे जाके सारे मामले को देख सकते हैं। आर्टिकल 229 जो है उसका रेफरेंस इसके अंदर मौजूद है। आर्टिकल 229 क्या कहता है इस बारे में? आर्टिकल 229 जो है उसका है कि ये इसमें कौन कौन इस अप्रोच कर सकता है इस्लामी नजरियाती काउंसिल को। इसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर किसी सूबे का, या नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली, ये 4 जो हैं किस्म के अदारे हैं जो कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल को अप्रोच कर सकते हैं। एक पहली बात, अब अप्रोच किस मामले में कर सकते हैं ये भी लिमिट है, ये भी डिफाइन किया हुआ है। ये नहीं कि ये 4 अप्रोच कर सकते हैं हर चीज के बारे में, जिस बारे में दिल चाहेगा वो इसके पास चले जाएंगे, नहीं। इसके आगे आर्टिकल में इसके फंक्शंस को भी डिफाइन कर दिया। 230 में, आर्टिकल 230 में इसके फंक्शन को भी डिफाइन कर दिया गया है कि इसका फंक्शन क्या है। और ये अदारे जो हैं किस चीज के बारे में, कानून साजी के बारे में, मजवजा कानून साजी जो कि अभी होनी हो, जो कि पेंडिंग हो या हो रही हो पाइपलाइंस में, उसके बारे में, या जो कानून साजी मौजूदा है या जो भी, इसके बारे में वो राय ले सकते हैं। और इसके बारे में मैं एक पहले केस लॉ का रेफरेंस दे चुका हूं, और मैंने उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ दिया उसके अंदर उन्होंने डिफाइन किया है। उसमें म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल को अप्रोच किया था, जिसमें कोर्ट ने होल्ड किया कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन को इसके पास जाने, इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पास जाने का अख्तियार ही नहीं है। तो जाहिर है इसी तरीके से किसी भी दूसरे अदारे को नहीं है, NCCIA को भी नहीं है, FIA को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। एक तो उन्होंने इस बात को उसके अंदर पॉइंट रेज किया। दूसरा उन्होंने इसके अंदर खाकी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, इसी हवाले से इसका अगला पार्ट जो है
یہ تو ایک انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اس کا کیا کام ہے وہاں جا کے اوپینین لے؟ اس نے تو خود انویسٹیگیٹ کرنا ہے معاملے کو۔ NCCIA یا کوئی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے اس کے پاس کوئی معاملہ آیا، اس نے اس کو بالکل صحیح طریقے سے تھرولی اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور اپنی ایک فائنڈنگ دینی ہے۔ ان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ جا کے آگے سے وہ وہاں سے اوپینین لیں، جب اوپینین آ گئی تو بات ختم ہوگی، پھر ان کی انویسٹیگیشن اس کا کیا پرپز رہ گیا؟ اور یہ ساری باتیں میں آلریڈی ریز کر چکا ہوں۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ ان کا جانا بالکل غلط ہے، یہ ان کے پاس نہ تو اختیار بھی نہیں ہے اور یہ لاجیکلی بات بھی غلط ہے۔ پھر اس کے علاوہ جناب اسلم خاکی صاحب نے مزید اس کے اندر کہا کہ رول آف لا کی بات کی۔ یہ رول آف لا جو ہے کا تقاضا ہے کہ یہ آئین جو ہے، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا کہ کانسٹیٹیوشن ایک لائن کی مانند ہے، پٹڑی کی مانند ہے، جیسے ٹرین کی ایک پٹڑی ہے، ٹریک ہے، اور ٹرین اپنے ٹریک پہ چلتی ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ کبھی ادھر گھس گئی کبھی ادھر گھس گئی، جیسے انہوں نے اگزامپل بھی ایک انٹرویو میں اس کی دی کہ جیسے وہ چنگچی رکشا ہوتا ہے، کبھی ادھر گھس گیا کبھی ادھر گھس گیا، ایسا نہیں، ٹرین ایسا نہیں کر سکتی۔ ٹرین اپنے ٹریک پہ چلتی ہے، اپنی پٹڑی پہ چلتی ہے، پٹڑی سے ہٹ کے وہ نہیں چلتی۔ ایسے ہی آئین کا معاملہ ہے، آئین نے جو پاورز دی ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں وہ اسی جو ہے آئین کی دی ہوئی پاورز کے اکارڈنگ جو ہے وہ چلیں گی، ادھر ادھر ہٹ کے وہ نہیں چل سکتے۔ تو یہ کیسے چل سکتی ہے؟ تو یہ بہت ہی عمدہ انہوں نے اس کے اندر اگزامپل دی۔ انہوں نے کہا یہ رول آف لا کا معاملہ ہے، رول آف لا اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ جو بات آئین نے یا قانون نے جیسے طے کی ہے ویسے ہی اسے ہونا چاہیے، اسے ہٹ کے اس کا ہونا بالکل سرے سے ہی غلط ہے۔ تو یہ کیسے یہ معاملہ سارا انہوں نے کر لیا۔ اگلی بات انہوں نے جو بہت اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ پوائنٹ ریز کیا، اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ ہر لحاظ سے خطرناک فیصلہ ہے، اور یہ بات بھی میں آلریڈی کہہ چکا ہوں، میں اس کا رونا رو چکا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے رائے نہیں دی۔ اگر ان کے پاس وہ آ ہی گیا تھا، ایک ادارہ غیر قانونی طریقے سے چلے آ گیا اور ان کو بھی شوق تھا اپنی رائے دینے کا تو رائے دے دیتے، رائے نہیں دی، فیصلہ دیا، اس کی پریس ریلیز جاری کی اور اس کو پبلک کیا، اور ایک ذمہ دار شہری کی، ایک بہت بڑے اسکالر کی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، ایک خطرناک فتویٰ جاری کر دی۔ یہ ان کی رائے نہیں ہے، ان کا فیصلہ ہے جو فتوے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی رائے کی کوئی اہمیت ہے، تو انہوں نے تو ایک پرمٹ جاری کر دیا ہے، اس کے بعد ہمیں پتا ہے یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے انتہائی خطرناک کام کیا، اور یہ پوائنٹ انہوں نے اپنی پٹیشن کے اندر ریز کیا ہے کہ انتہائی خطرناک کام انہوں نے کیا ہے، ایسا فیصلہ جاری کر کے، ایک فتویٰ جاری کر کے ایک بندے کی زندگی کو بالکل داؤ پہ لگا دیا گیا ہے، جو کہ بالکل خطرناک، غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی کام ہے۔ اتنے بڑے بڑے شاہ دماغوں نے اتنا بڑا غلط اقدام اٹھایا، ان کا جو باعث ہونا اور ان کا وہ مائنڈ کا ڈسکلوز ہو جانا، وہ ساری باتیں آلریڈی میں کہہ چکا ہوں، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ اہم چیزیں ہیں ہی، لیکن یہ جو بات ہے میں بھی اس کو آلریڈی پوائنٹ کر چکا ہوں، اس کو رونا رو چکا ہوں کہ یہ بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، انتہائی غیر ذمہ دارانہ کام کیا ہے، انتہائی غیر ذمہ دارانہ، جو کامن سینس کو بھی اپیل نہیں کرتا کہ اتنے بڑے منصب پہ فائز ہو کے اتنے بڑے جو ہے عہدے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے اتنا چھوٹا کام کیا ہے، ان کو ذرا بھی لحاظ نہیں آیا، ذرا بھی خیال نہیں آیا، ذرا بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوا، اپنے عہدے کا احساس ہی نہیں کیا۔ تو یہاں سے پھر وہی بات آتی ہے، عہدے بڑے نہیں ہوتے، یہ لوگ بڑے ہوتے ہیں، عہدے چھوٹے نہیں ہوتے، یہ لوگ چھوٹے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں، اس پہ بیٹھنے والا شخص ہوتا ہے جو عہدے کو بڑا کر دیتا ہے، اور وہ پھر اسی عہدے پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص چھوٹے ذہن کا ہوتا ہے، چھوٹی سوچ کا ہوتا ہے، عہدے کو چھوٹا کر دیتا ہے، عہدے کا وقار بھی خراب کر دیتا ہے۔ یہی کام یہاں پہ ہوا ہے۔ ہمارے قابل احترام علماء اکرام جو اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ کام کیا، اور یہ میری رائے نہیں اب رہی، یہ پہلے صرف میری رائے تھی، اور بھی بہت سے لوگوں کی رائے تھی، ہے میری رائے، پہلے بھی کوئی اس میں تفرد نہیں تھا، لیکن اب ایک بہت بڑے نامور وکیل ہیں جو جن کی ایکسپرٹیز اسی سلسلے میں ہیں، ان کی یہ اب رائے ریکارڈ پہ آ چکی ہے۔ اب کورٹ نے اس پہ نوٹس کر دیا ہے تمام کنسرننگ پارٹیز کو اور سرکار کو بھی، حکومت پاکستان کو بھی، تاکہ وہ اس کے اندر اسسٹ کریں، بتائیں، اپنی انپٹ دیں کہ سارے معاملے کے اندر ان کی کیا رائے ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم بھی اس کے اندر پارٹی بن جائے، ایسا یہ بھی امکان اس کا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بریکنگ نیوز دوں۔ اس کے علاوہ بھی اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ میرا کل کا سارا دن انتہائی مصروف رہا، تقریباً
तकरीबन रावलपिंडी और एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर मेरी मौजूदगी रही और वहाँ मैंने इंतहाई अहम मुलाकातें की, अहम तरीन मुलाकातें की, और उनकी डिटेल क्या है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा डॉक्टर अहमद नसीर साहब का एक पॉडकास्ट है मेरे साथ, उनका इंटरव्यू है जो आज इंशाल्लाह हो जाएगा, और उसमें बहुत ही अहम तरीन बातें इंशाल्लाह होंगी, क्योंकि उससे पहले एक उनका पॉडकास्ट आया जिसमें बहुत से सवालात ने सर उठाया है। उनका जवाब मैंने आपसे वादा किया था कि उनके पॉडकास्ट में ही दूंगा, और उसका वक्त आ गया। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो रिकॉर्ड होगा, और अगर आज रिकॉर्ड हो जाता है इंशाअल्लाह तो कल फिर वो रिलीज हो जाएगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर अहमद नसीर साहब के चैनल पे जाकर उसको जरूर देखें। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कल मेरी इंतहाई अहम तरीन मुलाकातें हुई, मसरूफ दिन रहा, उसकी डिटेल मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ये तो इंशाल्लाह मैं शेयर आगे करता रहूंगा, लेकिन ये जो उसमें एक इंटरव्यू भी शामिल है वो भी मैंने आपसे इंशाल्लाह वो भी आप मेरे चैनल पे देखेंगे। इस सिलसिले में इंजीनियर साहब की लीगल टीम से मेरी मुलाकात हुई कल बड़ी डिटेल के साथ, उसकी भी इंशाल्लाह मैं डिटेल सारी शेयर करूंगा। लेकिन चूंकि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मौजूद हैं, पहले मैंने वो डिस्कस करने हैं, और उसके बाद आने वाले दिनों में ये मामला तो खैर आने वाले दिनों में भी डिस्कस हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह मेरा वादा है आने वाले दिनों में इसके ऊपर जरूर बात करूंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।